का लिंक भेज दो यूट्यूब लाइव का एक बार ना, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब लाइव का लिंक भेज दो इशू। मिल गया इशू, लाइव कर दो यार। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। हमारे लाइव वाले स्टूडेंट बताएंगे बेटा प्लीज क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब ठीक चल रहा है? मस्त एकदम मौज। फटाफट से बेटे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा बच्चे। सुनिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में जाते जाते CSEET फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक जी, जिसमें हमने क्या सीखा था आपके साथ? हमने सीखा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की, असेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है ना? ये बहुत सारी चर्चा हमने आपके साथ कवर की थी बेटा। अब फिर हमने बात की बेटा आपके साथ नेक्स्ट लेवल की। हमने कहा कि भाई देखो, आपको जो भी कुछ करना है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग करते समय आपको बस एक बात पे ध्यान रखना है कि हमें अकाउंटिंग के जो रीति रिवाज हैं, मतलब वो बातें जो अभी तक चली आ रही हैं अकाउंटिंग को करते समय, जो हमें फॉलो करनी है, उनका हमें ध्यान रखना है। अब वो रीति रिवाज जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे बेटे क्या करने में, इस अकाउंटिंग को अच्छे से समझने में कि भाई वाकई में जो होता है वो क्या होता है, लाइक समझने का जो सिस्टम है बेटे वो क्या सिस्टम है और काम कैसे कैसे होगा, राइट? तो सबसे पहले इन रीति रिवाज के की अगर मैं बात करूं तो इसको ना आप ऐसे भी समझिएगा, जैसे बचपन में आपने देखा होगा बेटे क्या कि होली के समय हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, ये सुनो, और दिवाली के समय हम क्या करते हैं बेटा, पटाखे जलाते हैं। कुछ ऐसे ही होता है। कोई अगर लड़का है तो लड़का कहता है कि मेरी बारात जाएगी, और लड़की कहती है मेरी बारात आएगी, है ना? ऐसे कुछ होता है बेटा। फाइन, तो क्या मैं कहता हूं ये कुछ रिचुअल्स हैं जो फॉलो होते हैं बिकॉज ऐसा फॉलो होता आ रहा है किसी वजह से। वही बात यहां भी अप्लाई होती है बेटे किसमें बच्चे, आपकी अकाउंटिंग में, कि भाई आपको अकाउंटिंग करते समय जब आप कहते हैं कि भाई हम इसको डेबिट करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, हम इसको इस वैल्यू पे दिखाएंगे, उसको उस वैल्यू पे दिखाएंगे, ऐसी बहुत सारी बात आप जब करते हैं तो बेटे उनके पीछे कहीं ना कोई बेटा कंसेप्ट काम कर रहा होता है। जैसे याद करो आप जब छोटे छोटे बच्चे थे बेटा, कौन सी क्लास में थे आप? 11th क्लास में। तो आपने कहा था मुझे इन्वेंट्री की अगर मान लीजिए दो वैल्यू दी गई है, एक कॉस्ट और दूसरी बेटे क्या बच्चे, नेट रिलायजेबल वैल्यू। तो आपने कहा था मैं दोनों में से कौन सी वैल्यू लूंगा, जो हायर होगी लोअर होगी? लोअर होगी बच्चे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पीछे भी कोई कॉन्सेप्ट था। तो इन सभी के सभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को, अकाउंट्स के रीति रिवाज को बेटा हम आपके साथ आज कवर करेंगे, ठीक है ना जी? तो आइए बिना किसी देरी के बेटे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किसकी बच्चे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स की और कन्वेंशंस की, ठीक है ना? इशू लाइव स्टार्ट नहीं हुआ है शायद यार, देख लेना एक बार जी। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है ये, आराम से। आइए सबसे पहले अकाउंटिंग रीति रिवाज, और आज ना आपको मेरे साथ साथ लिखना है बेटा, ठीक है? और उसको समझना है, जो आपने हिंदी में लिखा है वो उस हिंदी को छोड़ देना है बेटा, और बात करनी किसमें बच्चे, प्योर अंग्रेजी में तरीके से समझते हुए। फाइन, लिखिएगा जी, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स यानी कि अकाउंटिंग के रीति रिवाज। एक बार ना मैं चाहूंगा बेटा आप उसे क्या कर लीजिए, यहां भी देख लीजिए कि क्या यहां पर रीति रिवाज बोले गए हैं बेटा अकाउंट्स के आपके स्टडी मटेरियल में।
हम्म, ये लो जी, कुछ अकाउंटिंग के आपके बेसिक से कंसेप्ट्स जो बार बार आपके काम आएंगे बेटा, ठीक है। और देखो यहाँ लिखा क्या है बेटा, हालांकि इसको आपको लिखना नहीं है, बस समझिएगा ध्यान से। देखो बोला क्या गया है, कह रहा है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी कि बेसिक अजम्पशन जो अपने दिमाग में आप रखेंगे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले क्या कहता है बच्चे, सबसे पहली ट्रांजेक्शन, सबसे पहले अगर मैं आपके कंसेप्ट की बात करूं तो वो क्या है बेटा, आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसे प्यार से एक नाम से और जानते हैं बेटे, क्या? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है बेटा आपसे? ये कंसेप्ट कहता है कि बेटा बिजनेस इज डिस्टिंक्ट, बिजनेस अलग है बेटे किससे? फ्रॉम इट्स बिजनेसमैन। बिजनेस अलग है बेटे किससे? अपने ओनर से। बिजनेस अलग है बेटे किससे बच्चे? अपने मालिकों से। बिजनेस अलग है बेटे अपने किससे बच्चे? डेटर से, क्रेडिटर, सबसे। बिजनेस इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, राइट जी। अब बात ये आती है बेटे क्या, कि अकाउंटिंग किसकी होगी? तो हमने कहा भाई देखो, अकाउंटिंग आपकी किसकी होनी है? बिजनेस की होनी है, बिकॉज यू हैव टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस फॉर किसके लिए? बिजनेस के लिए। और मजेदार बात, आपको बिजनेस की ट्रांजेक्शन को बेटे अलग रखना है किससे बच्चे? पर्सनल ट्रांजेक्शन से। किससे बेटा? पर्सनल ट्रांजेक्शन से। आपको इन दोनों को बेटे मिक्स नहीं करना है। ये कहता है बेटे आपसे क्या बेटे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो फटाफट से ना मेरे साथ आ जाइए बच्चे, और इसको ना मेंशन कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। लिखो जी, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे बेटा। चलिए बेटे, बस बस बस, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। इशू लाइव नहीं आए अभी तक, हम लाइव दिख नहीं रहा मुझे यूट्यूब लाइव, प्लीज एक बार अरेंज कर दो यार। सबसे पहला क्या बोला जी आपने? कौन सा कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। लिखिए साथ साथ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या जी? बिजनेस इज, आप सेपरेट बोलिए या डिस्टिंक्ट बोलिए, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम किससे बेटा? फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है। अकाउंटिंग shall always be done फ्रॉम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सही बात है। और क्या मैं कह सकता हूं, प्लीज हमें क्या करना है बेटे? हमें बिजनेसमैन की और बिजनेस की ट्रांजेक्शन को बेटे मिक्स नहीं करना है बेटे। हमें बिजनेसमैन और बिजनेस की ट्रांजेक्शन मिक्स नहीं करना है। हमें दोनों को क्या रखना है बच्चे? अलग रखना है, अलग रखना है। कोई दिक्कत परेशानी? दोनों को हमें अलग रखना है बेटा। लिखिए बेटा, लिखें, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेसमैन, लाइव वाले बच्चे भी साथ साथ लिखते रहेंगे बेटा। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेसमैन शुड नॉट बी मिक्स्ड विद, should not be mixed with personal transaction of businessmen should not be mixed with transactions of business, should not be mixed with transactions of किसके बेटा? बिजनेस। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक बार कम्युनिकेट कर देंगे, ये लाइव चल नहीं रहा है, बोल देने एक बार। यूट्यूब लाइव नहीं चल रहा है, बोलना स्टूडियो में जाके बोल देने एक बार, ठीक। शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड विद, शुड नॉट बी मिक्स विद बेटे क्या बच्चा आपका? ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आती है? बिल्कुल क्लियर है बेटा? हाँ,
जी, और इसी वजह से क्या होता है बेटा, हमारा बच्चे क्या करना है, हमें 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 कैपिटल को दिखाना पड़ता है किस साइड बेटा, लायबिलिटी साइड, क्योंकि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग है बेटा। लिखिए बच्चे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, यूट्यूब लाइव नहीं, मुझे लिंक भेजना। हाँ जी, क्या बच्चे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट कैपिटल इज शोन ऑन, कहां बेटा, लायबिलिटी साइड। वंडरफुल बेटा, कैपिटल इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ क्या बच्चे, बैलेंस शीट। कि कैपिटल कहां शो होती है बेटा आपकी बच्चे, वो शो होती है बेटे बैलेंस शीट में किस साइड बेटा, लायबिलिटी साइड। पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं जी। इसी वजह से बेटे क्या होती है बेटे, आपकी कैपिटल शो होती है बैलेंस शीट में किस साइड, लायबिलिटी साइड, इस कंसेप्ट की वजह से। अच्छा, अब बात आती है बेटे क्या बच्चे, हाँ जी, अब बात आती है बेटे नेक्स्ट लेवल की बच्चे, अलग क्या, कि इसको ना एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, हाँ लिख लीजिए ही अड़ोस पड़ोस में, कि कल को कुछ ऐसे बोले कोई तो आप ये नहीं कि नहीं समझ रहे हो। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ठीक, क्योंकि बिजनेस अलग है किससे बेटा, अपने बिजनेसमैन से। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। अब बात आती है किसकी बेटा, अगला प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट। क्या बच्चे, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट पता है क्या कहता है, ध्यान सुना मैंने, मनी मतलब पैसा, मुद्रा, मेजरमेंट मतलब मापना। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमसे क्या कहता है, कहता है कि भाई सुनो, हमने कहा हाँ, बताओ क्या कहता है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हमारी अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी जिनको बड़े मनी के रूप में क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन अपनी बुक्स में अकाउंट में दिखा पाएंगे आप, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिनको मनी के रूप में आप नहीं माप सकते, वो अकाउंटिंग के दायरे से क्या है बेटा, बाहर है। सही बात है, वो अकाउंटिंग के दायरे से क्या है बच्चे, बाहर है। दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ, आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ क्या बेटा, बिजनेस बेटे। पक्का। अच्छा, अब क्या कहते हैं बेटे, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बेटे मेरा कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय बहुत पंचुअल है, वो एम्प्लॉय बहुत इंटीग्रेटेड है बच्चे, बहुत इंटीग्रिटी वाला है बेटा, वो एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, तो ये उसकी बहुत सारी फीचर्स हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं उसे अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड नहीं दिखा सकता, बिकॉज उसकी वैल्यू मनी के रूप में मापी नहीं जा सकती। पक्का जी। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमसे ये कहता है बेटा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट लिखिए जी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कह रहा है आपसे बेटा, ठीक। अब बात ये आ रही बेटी क्या बच्चे, लिखिए इसके बारे में कि क्या क्या है मामला। देखिए, पहले इनको भी पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, ओनली ओनली ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, नॉन मॉनेटरी फैक्टर बच्चे, सच एज स्किल, ब्रांड्स, रेपुटेशन, वर्क एनवायरमेंट आर नॉट रिकॉर्डेड इवन दो दे में इंपैक्ट द बिजनेस। उनकी वैसे बड़े बिजनेस फर्क पड़ता है बेटा, किसी बिजनेस का एनवायरमेंट बेटे, एम्प्लॉयज का मान लीजिए बहुत पॉलिटिक्स चलती है वहां बेटे, बहुत टॉक्सिक एनवायरमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बच्चे, उसका फर्क पड़ता है बेटे परफॉर्मेंस पे, बट उसे हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट वहीं अगर मैं बात करूं बेटे किसकी, मैंने 10 लाख रुपए का कोई माल बेचा है बेटे, गुड्स बेचे हैं, तो इसकी अकाउंटिंग होगी बेटे, बिकॉज इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, इट कैन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो प्लीज लिखिएगा बच्चे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इशू नहीं चल रहा है भाई यूट्यूब लाइव यार भाई।
तो क्या लिखा बेटा आपने बच्चे, लिखे ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। कौन सी ट्रांजेक्शंस? मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैसे बेटा? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of are recorded in accounts, are recorded in accounts, ठीक है ना? which can be measured in terms of money, which can be expressed in terms of money, उनको बेटा हम अकाउंट्स पर रिकॉर्ड करते हैं, पक्का जी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस जो बेटे मनी के रूप में नहीं मापी जा सकती, जैसे भी बताया बेटे एम्प्लॉय की वैल्यू क्या मनी के रूप में माप सकते हो? नहीं बेटे। वर्क एनवायरमेंट मनी के रूप में माप सकते हो? नहीं। रेपुटेशन, ब्रांड नहीं माप सकते बच्चे। फाइन, तो क्या कह रहे हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ क्या बच्चे? अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के स्कोप से क्या है बेटा? बाहर है, पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिखिए बेटा, इसी कंसेप्ट की वजह से होता क्या है बेटा? लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट बेटे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताइए ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत बड़ी एसेट है, हाँ है ना? ह्यूमन रिसोर्स, बट तब भी हमें उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा नहीं पाते क्योंकि उसकी वैल्यू बेटे मनी के रूप में मापी नहीं जा सकती। फाइन, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट शोन in accounts as their value cannot be expressed, their value cannot be expressed in terms of even though they are, कैसे बेटा? even though they are मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। सही बात है ना? बिजनेस के लिए वो क्या है बेटा? हमारे इंपॉर्टेंट है, यस और नो? यस, इंपॉर्टेंट। स्टिल बेटा उनकी वैल्यू बेटे बुक्स में नहीं आती, इवन दो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ क्या बच्चा? बिजनेस। पक्का? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? ग्रेट, आगे चलिए। अगली बात आती है बेटे किसकी बच्चे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है बच्चे? गोइंग कंसर्न का सिंपल सा मतलब है बेटे क्या बेटे? बिजनेस का। गोइंग मतलब चलते रहना, कंसर्न मतलब धंधे का, बिजनेस का, ठीक है ना? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमसे क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमसे कहता है बच्चे कि भाई आपको अकाउंटिंग करते समय यह बात ध्यान रखनी है बेटे क्या, कि हम ये मान के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं बेटा कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक क्या होगा बेटे? चलता रहेगा बच्चे। पक्का? वो कल बंद हो, परसों बंद हो, हमें नहीं पता, बट हम ये मान के अज्यूम करके काम कर रहे हैं बेटे, ये काम सोच के स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो सिंपल सी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है बेटे क्या, कि गोइंग मतलब चलते रहना, कंसर्न मतलब धंधे का बच्चे, ठीक है ना? तो बिजनेस के चलते रहने का कंसेप्ट है जो हमसे क्या कहता है बेटा? जो हमसे कहता है बेटे क्या, कि भाई हम ये सोच के काम स्टार्ट करेंगे, यस, द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ जी फॉर ऑपरेशन, बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली अनलेस एविडेंस सजेस्ट अदरवाइज। जब तक कुछ और ना बोला जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। हाँ बोल दीजिए,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत बड़े बड़े, शाबाश। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन assets are valued at cost less depreciation instead of liquidation वैल्यू। मतलब बेटा इसी की कंसेप्ट की वजह से बेटे क्या होता है, हम ये कहते हैं कि भाई बिजनेस में हम क्या करते हैं, असेट को शो करेंगे किस पे, अपनी जो उसकी कॉस्ट थी इतने में हमने उसको खरीदा था, माइनस कौन सा, डेप्रिसिएशन, माइनस कौन सी वैल्यू, डेप्रिसिएशन। भाई सिंपल सी बात, अगर खुद सोचो, हम ये सोचे कि बिजनेस हमें कल बंद करना है, तो मैं असेट को कॉस्ट पे थोड़ा दिखाऊंगा, फिर तो मैं ये दिखाऊंगी वो कितने में बिक सकती है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है बच्चे, और मैं कहता हूं कि भाई मेरा बिजनेस है, लेट से किसी भी मशीनरी का मैं यूज करता हूं उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो बेटा अगर मुझे पता है कि वो मशीनरी लंबे समय तक मैं यूज करूंगा बेटा, तो मैं ऑब्वियसली हर साल कॉस्ट पे से डेप्रिसिएशन घटाता रहूंगा। पर मुझे पता है मुझे कल ही बिजनेस बंद करना है, तो मैं उस मशीनरी को बेटा बैलेंस शीट पे कॉस्ट पे नहीं दिखाऊंगा, इस मशीनरी को बेटा बैलेंस शीट पे दिखाऊंगा इस पर बेटा कि आज इसको बेच के क्या वैल्यू मिल जाएगी। नहीं बात समझ में, यानी कि सेलिंग वैल्यू पर। भाई आपको अगर ये पता है कि बिजनेस आपको कल ही बंद करना है, तो आपको आपको मतलब किस बात से होगा, इस बात से नहीं होगा कि आपने इसे कितने में लिया था, बल्कि आपको मतलब होगा इस बात से कि भाई हम इसे कितने में बेच सकते हैं। तो यू विल बी कंसर्न विद सेलिंग वैल्यू से बच्चे, है ना, जब आपको पता है कि कल बिजनेस बंद होना है तो। बट आप तो अपने मन में क्या लेके चलते हो कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो आपका सारा फोकस किस पे बेटा कि भाई मेरी क्या कॉस्ट है उस पर से लेस कर दो बेटा, क्या, डेप्रिसिएशन, और जो वैल्यू आ रही है उसको दिखाइए बेटा। पक्का, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। हाँ बोल दीजिए, पक्का ना, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, ऐसा ना रियल लाइफ में भी होता है बेटा, ऐसा होता नहीं, जैसे आपने देखा होगा जब शादी, आजकल शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी में पंडित जी कसमें खिलवाते हैं बेटा कि 7 जन्मों का तक साथ है बच्चे। हालांकि उनके बीच में 7वें दिन लड़ाई हो रही होती है बेटा, है ना, मार कुटाई हो रही होती है, बट वैसे बता रहा हूँ भाई यही होता है शादी में कि हमारा साथ रहेगा कितने जन्मों तक, 7 जन्मों तक। क्या है, गोइंग चलता रहेगा। सही बात है जी। तो आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा, लिखिए फटाफट से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए, इट अज्यूम्स दैट business will continue for a long time, for a long time, business will continue for a long time। ऐसे लिखें, there will be no need to curtail, curtail मतलब होता है बेटे कम करना, क्या करना बच्चे, कम करना। there will be no need to curtail जी, curtail, curtail, there will be no need to curtail oblique shut down operations of business in near future, इन नियर फ्यूचर। बेटे बिजनेस को मैं नियर फ्यूचर में बेटे बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चे, पक्का। और हम ये बोल रहे हैं इसी वजह से मैं अपनी जो असेट है बेटे, मेरी जो असेट होती है बच्चे, उनको मैं क्या दिखा रहा हूं बेटा, अपनी असेट्स को वैल्यू कर रहा हूं किस पे बेटे, कॉस्ट में, और कॉस्ट से घटा रहा हूं बेटे क्या, डेप। उनको सेलिंग वैल्यू पे नहीं दिखा रहा हूं बेटे, हर साल थोड़ा 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 डेप घटा रहा हूं बेटे, पक्का। उनको सेलिंग वैल्यू पर नहीं दिखा रहा हूं, पक्का। लिखिए बेटे, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट
assets are shown at cost less कैसे बेटा, डेप्रिसिएशन, एट कॉस्ट लेस कैसे बचे, डेप्रिसिएशन, इंस्टेड ऑफ किसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ सेल्स वैल्यू, सेल्स या आप बोले बेटे कौन सी वैल्यू, रिलायजेबल वैल्यू। मतलब कहने का ये बेटे कि हमारा फोकस किस पे बचे, कि भाई मैं असर को दिखाऊंगा किस पर बेटा, कॉस्ट पर, और उसमें से लेस करेंगे उसका डेप्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ऐसी हमारी अजम्पशन है, राइट है ना। तो मुझे इस बात से मतलब नहीं कि उसकी रिलायजेबल वैल्यू क्या है, असर को बेच के कितना पैसा मिलना है, उससे आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट इट, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इस बात से बेटे क्या कि इसकी कॉस्ट क्या है, और लेस करेंगे हम उसमें से क्या बचे, डेप्रिसिएशन। हाँ बोल दीजिए, पक्का, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। आइए बेटा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बेटा अगले कंसेप्ट की। अच्छा एक बात बताइए, हम ये कहते हैं कि भाई देखो जैसे आप हो, आप लोगों ने क्या किया बेटा, आप लोगों ने भाई कितनी एज हो गई बेटा आपकी, हो जाए यू आर 18 है ना, तो सिंपल से इस 18 साल में आपने 12 साल तो एग्जाम दिए बेटे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, इम्तिहानों ने जिंदगी ले ली आपकी, बोलो है ना जी। ऐसा क्यों बेटे बताना, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम ये देख सकें भाई ये बच्चा आगे भेजने लायक है भी या फिर नहीं है, ये बच्चे को बेटे आगे इंप्रूव किया तो कैसे इंप्रूव किया जाए, यही बात बेटे बिजनेस में अप्लाई होती है। अभी आपने बोला कि हमारा बिजनेस लंबे समय तो चलता रहेगा, अब बेटे बिजनेस लंबे समय तो चलता रहेगा, तो बेटे बिजनेस के बारे में जानना भी तो जरूरी है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है बच्चे, कि प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, लॉस हो रहा है तो लॉस को कैसे कम किया जाए, ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो इस जानने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम इस बिजनेस की लाइफ को, जो आप बोल रहे हो कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, उसको आप क्या करते हैं बेटा, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को प्यार से कहा जाता है बेटे अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग मतलब लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्मॉलर पीरियड्स विच आर नोन एज बेटे क्या बच्चे, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। अब मेरी आंखों में देखो जब मैं बात करता हूं, आपको बता दूं बेटा आपकी नॉलेज के लिए कि अकाउंटिंग पीरियड, सिंपल सी बात, इसी कंसेप्ट की वजह से निकल कर आया है। जैसे आप कहते थे ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, करते ना फॉर द ईयर एंडिंग, वो इसी कंसेप्ट की वजह से आया है। बैलेंस शीट एज एट दिस डेट, तो क्या है बच्चे, ये क्या दिखा रहा है आपको बेटा, ये दिखा रहा है बेटा कि भाई आप पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा कंसेप्ट को, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को, या फिर प्यार से बोलें कौन सा कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग भाई जहां पर आपने बोला कि बिजनेस की जो लाइफ है उसको हमने छोटे छोटे पीरियड्स में क्या किया है, डिवाइड किया, और हर पीरियड के एंड में हम बिजनेस का क्या जानेंगे बेटा, प्रॉफिट लॉस जानेंगे। और जनरली ये जो पीरियड होता है बेटा वो कितने साल का होता है, एक साल का। और जब मैं एक साल बोल रहा हूं तो दिस एक साल कैन बी अकाउंटिंग ईयर भी हो सकता है बच्चे, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ और अगले साल 31 मार्च तक जा रहा है बेटा, या फिर वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है कि जनवरी से स्टार्ट हुआ और अगले साल कहां तक जा रहा है, दिसंबर तक जा रहा है। हाँ बोल दीजिए, सॉरी इसी साल दिसंबर तक जा रहा है, अगले साल नहीं, ठीक पक्का। तो क्या बोला बेटा आपने, लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू कैसे बेटा, स्मॉलर स्मॉलर पीरियड्स नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है इज असरटेन्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। करते थे बचपन में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, किया था ना। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी इनको भी पढ़ लो क्या कहता है। लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज कॉन्टिन्यूस बट फॉर रिपोर्टिंग इट इज डिवाइडेड इनटू कैसे बेटा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स, यूजुअली क्या बेटे, अ ईयर, यूजुअली 1 ईयर, यूजुअली 1 ईयर। और जब कहते हैं यूजुअली 1 ईयर तो सिंपल सी बात क्या होगा, हाँ जी, या तो कैलेंडर ईयर होगा या फिर फाइनेंशियल ईयर। दिस हेल्प्स इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर, ये आपकी मदद करता है बेटे ताकि आप क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को ईयर बाय ईयर, साल दर साल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मैं अगर हर साल अकाउंटिंग करूंगा बेटा, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस जानूंगा, तो पिछले साल को इस साल से कंपेयर कर पाऊंगा ना बेटा, यस और नो, यस। प्लीज पढ़िए।
अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? लिखिए बच्चे, लाइफ ऑफ अ बिजनेस, लाइफ ऑफ अ बिजनेस। लाइव वाले बच्चों बेटे बताइए मुझे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लाइफ ऑफ अ बिजनेस is divided into small intervals जनरली ऑफ क्या बेटा? कितने ईयर का? लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंटरवल्स जनरली ऑफ कितने साल का? 1 ईयर, जनरली ऑफ 1 ईयर टू असरटेन, किसके लिए बेटा? टू असरटेन, टू असरटेन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। टू असरटेन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस की जो लाइफ है बिजनेस की बेटा, उसको हमने क्या किया बेटा? उसको हमने डिवाइड किया छोटे छोटे पीरियड्स में टू असरटेन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। और ध्यान रखना बेटे क्या, जब आप कैसे कहते हैं टू असरटेन द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, तो सिंपल सी बात, इसी वजह से पैदा हुआ था बेटे क्या बच्चे? फॉर द ईयर एंडिंग, है ना, हर साल कहते थे बेटा। मैं आपको इसको रिलेट करवाता हूं बेटा, लिखिए बच्चे एग्जाम्पल। कहते हो ना हर साल आप, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 31 मार्च 2026। तो बेटे ये वर्ड यूज हुआ बेटे क्या? फॉर द ईयर एंडिंग। ये दिखा रहा है बेटे क्या बच्चे आपका कि आपका ये अकाउंटिंग पीरियड है, राइट? अच्छा ये और बता दो बेटे, ये कैलेंडर ईयर है फाइनेंशियल ईयर है? जल्दी बताइए, इज इट कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर? लाइव वाले बच्चे बताएंगे भाई, रिप्लाई करने का है बेटा प्लीज, मां कसम है। कौन सा ईयर है जी? फाइनेंशियल। तो लिखिए बेटा अकाउंटिंग पीरियड्स, नहीं इसी में, हाँ, अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड्स आर ऑफ कितने टाइप्स बेटा? आर ऑफ 2 टाइप्स। कैसे कैसे बेटा बताना? हाँ तमीज से, हाँ बेटा प्लीज। 1 जनवरी 2026 टू 31 दिसंबर 2026। क्या है बेटे? कौन सा ईयर है? वेरी गुड, कैलेंडर ईयर। कौन सा ईयर है बच्चे? ये हमारा कैलेंडर ईयर। बट अगर मेरा बात करूं बेटे कहां से कहां मामला चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, तो ये कौन सा ईयर है बेटा? फाइनेंशियल। तो इन दोनों ईयर के एंड पे क्या करते हैं बेटा? आप रुकते हैं बच्चे और देखते हैं कि भाई मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है बच्चे, पक्का? तो चाहे कैलेंडर चुने चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चॉइस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी लाइव वाले बच्चे प्लीज। वंडरफुल बेटा, शाबाश। अब आती बात अगले बढ़ो, क्या कहते हैं? डुअल एस्पेक्ट। बेटे डुअल एस्पेक्ट क्या मतलब क्या है? डुअल मतलब दो, डुअल का मतलब है बेटे दो, और एस्पेक्ट का मतलब है क्या बच्चे? प्रभाव। क्या बेटा? प्रभाव। तो ये क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कहता है आपसे कि भाई हर किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन के बेटे कितने एस्पेक्ट होंगे? 2 प्रभाव होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और ध्यान रखना, डेबिट शैल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या बेटा? क्रेडिट। कि मेरा डेबिट हमेशा बराबर होगा किसके? क्रेडिट के। और यही वजह है बेटा कि मेरी जो बैलेंस शीट है उसकी दोनों साइड क्या होती है बेटा?
मैच होती है, बराबर होती है। यही वजह है कि मेरी बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती है बेटा आपके बच्चे, बराबर होती हैं, मैच होती हैं, इक्वल होती है बेटा। पक्का? क्यों, मैं बताता हूं। बैलेंस शीट में एक तरफ क्या आता है बेटा आपका एसेट्स, और एक तरफ क्या आता है बेटा आपके बच्चे लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बोलो है ना। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि असेट्स का बेटे कौन सा बैलेंस होता है आपका, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल का बेटा आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप पाएंगे बेटे क्या कि भाई आपका जो भी एसेट्स है, फाइन, उनका सम टोटल हमेशा बराबर होगा किसके बेटा, लायबिलिटीज और कैपिटल के। पक्का? ऐसा इसलिए क्योंकि असेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस shall always be equal to the credit balance which are represented by liabilities and capital। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? तो क्या कहते हैं बेटे पढ़ना, dual aspect concept, every transaction has two aspect, one is debit and other is credit, this is the basis of double entry system। बिल्कुल सही बात है, डबल एंट्री सिस्टम यही तो है बेटा कि वन डेबिट वन क्रेडिट, ठीक है ना जी। क्या कहते हैं, विच इंश्योर्स दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन, आप जानते हैं बेटा कि असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑलवेज बैलेंसेस। ये इंश्योर करता है बेटे क्या कि बच्चे हमारा असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा मैच होता रहे। कोई दिक्कत तो परेशानी जी? तो लिखिए फटाफट से, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखिए एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, every business transaction every business transaction affects every business transaction affects two accounts in कैसे बेटा, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, वन इज डेबिट द अदर इज क्रेडिट। इन अपोजिट डायरेक्शन वन इज डेबिट एंड अदर इज क्या बच्चे आपका क्रेडिट, अदर इज क्या बेटा आपका क्रेडिट। एक आपका डेबिट और दूसरा क्या बेटा आपका बच्चा क्रेडिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर बात आती है बेटे किसकी, ठीक है सर बहुत अच्छी बात है आपने। ये बताओ सर क्या होगा इसकी वजह से, हमने क्या लिखे, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। क्या लिखे बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। क्या होता है इसकी वजह से जी, वी हैव both the sides of balance sheet equal। क्या होती है दोनों साइड क्या होती है आपकी बराबर होती है, इक्वल होती हैं। और इसको आप ऐसे भी समझिए बेटा, क्या बोल रहे हैं हम, एसेट्स बराबर क्या बच्चे, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट का कौन सा बैलेंस है, लायबिलिटीज का और कैपिटल कौन सा बैलेंस है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो असेट्स का डेबिट बैलेंस और लायबिलिटीज और कैपिटल का कौन सा बैलेंस है आपका, क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत, चलें, सेट है मामला।
हाँ बोल दीजिए। आइए बेटा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बेटा, बात करते हैं किसकी बच्चे, अगले समझ में आ रहा नहीं यार बेटा? पक्का लाइव वाले बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा प्लीज, बात क्लियर है नहीं बेटा? चलिए अगली बात आती है किसकी, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट मुझे बताइए, अभी आपने क्या बोला थोड़ी देर पहले बेटा? मैं ये कहता हूं आपसे क्या, कि जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी ने कोई सोने की ज्वेलरी खरीदी बेटा, है ना, फाइन, ज्वेलरी परचेस की, और जब तब परचेस की जब सोना कितने रुपए चल रहा था बेटा? जैसे तब सोना चल रहा था बेटा 50,000 रुपए तोला, है ना? तब मेरे पिताजी ने बेटे 10 तोले का कोई सामान परचेस किया, तो 50,000 रुपए तोला का अगर रेट चल रहा है तो 10 तोले बेटे कितने में आ जाएगा बताना? 50 लाख में या 5 लाख में? 50,000 रुपए तोले के हिसाब से बेटा 10 तोले कितना बनता है बेटा आपका? 5 लाख बनता है ना? अब बेटे मैं कहता हूं लेट से सोना चला गया बेटे कितना, 1.5 लाख रुपए तोला, है ना? 1 लाख तोला समझते ना, 10 ग्राम, 1.5 लाख रुपए तोला चला गया बेटा। तो मुझे बताइए बेटा उस तोले की उस सोने की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? क्या मैं कहता हूं आपने खरीदा था 5 लाख का, अब 10, एक तोला बेटे कितने रुपए का है? 1.5 लाख रुपए का, तो 10 तोला हो गया बेटे कितने का? 15 लाख का। हाँ बोल दीजिए, वो 10 तोला हो गया 15 लाख का। बट हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है? हमारी अकाउंटिंग कहती है भाई सुनो, आपने जो ये इन्वेस्टमेंट की है आपको इसकी कॉस्ट से मतलब होना चाहिए। आपने जो असेट परचेज की है आपको मतलब होना चाहिए इसकी कॉस्ट से। धंधा बंद तो नहीं कर रहे ना अभी आप, बिजनेस बंद तो नहीं कर रहे ना बेटा? तो आपको अपनी किसी भी असेट को, फिक्स असेट को दिखाना है बेटे किस बच्चे? कॉस्ट पे। किस पे बेटा? आपका कॉस्ट पे। किस पे बच्चे? आपका कॉस्ट पे। मींस एट द प्राइस विच यू हैव पेड टू एक्वायर इट, वो प्राइस जो आपने इसे पे किया क्या करने में? एक्वायर करने में। आपको नहीं दिखाना चाहिए किस पर बेटा? कि आप उसे आज कितने में बेच सकते हैं, उस प्राइस पे नहीं बेटा, उस प्राइस पर नहीं। तो कॉस्ट कंसेप्ट हमसे क्या कहते हैं? कॉस्ट कंसेप्ट हमसे कहता है कि बेटा आपको असेट को दिखाना है बेटा किस प्राइस पे? उस प्राइस पे विच इज पेड टू एक्वायर सच असेट, टू एक्वायर सच असेट। लेस डेप्शन ईयर बाय ईयर, हर साल डेप्शन घटाते रहिए, बट कहीं से भी उसको आपको मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करना बेटा। पक्का? हाँ बोल दीजिए बच्चे, पक्का। और मैंने इसका एग्जांपल आपको और दूं कि मान लीजिए आपने कोई मशीनरी परचेज की बेटे 1 लाख रुपए की, अब मशीनरी परचेज की 1 लाख रुपए की, उसको बेटा आपने लाने का किराया दिया बेटे कितना बच्चे? लेट से 20,000 रुपए। फिट करने का खर्चा लगा बेटे कितना? लेट से 10,000 रुपए। तो बेटे समझिएगा मशीन की कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको? इट्स नॉट 1 लाख, इट्स नॉट 1,20,000, इट्स 1,30,000। कितनी पड़ेगी बेटे? 1,30,000। और इस 1,30,000 को आपको बेस बनाना चाहिए क्या करने के लिए? डेप्शन चार्ज करने के लिए। तो आपका फोकस भी किस होना चाहिए? 1,30,000 पे, ना कि 1 लाख पर, ना कि 1,20,000 पर। पक्का? हाँ बोल दीजिए। ये हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी? ग्रेट। पढ़िए बेटे क्या कहते हैं। Assets are recorded in the books at the price paid to acquire them, not at their कौन सी वैल्यू? करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाना, उसको किस पे दिखाना है बेटा? उस प्राइस पे दिखाना है बेटा विच इज पेड टू एक्वायर इट, राइट? हाँ बोल दीजिए जी, लिखिए बेटा। लिखें, asset asset should be recognized at the amount spent to make it क्या बच्चे? asset should be recognized at the amount spent to make it ready for use। बेटा उस अमाउंट पर जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है इस पे टू मेक इट रेडी फॉर यूज,
फुल स्टॉप। Depreciation should be charged on such cost. Depreciation should be charged on such cost ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर। सही बात है। तो असर को बेटे दिखाना है किस पे बच्चे आपको? कॉस्ट पे, रेजल वैल्यू पे? कॉस्ट पे। किस पे बच्चे? कॉस्ट पे। पक्का जी। तो प्लीज ध्यान रखना बेटे, जैसे हम कहते हैं, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने क्या किया बेटे, जो मशीनरी आपने खरीदी है, मशीनरी का परचेज प्राइस, और उसमें क्या कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए लाने का जो आपको भाड़ा लगा बेटा, फ्रेट फ्रेट, और इसके अलावा बेटे कोई अगर क्या लगी बच्चे, इंस्टॉलेशन की कोई कॉस्ट लगी है तो वो भी ऐड कर दीजिए, ताकि आपके पास क्या आ जाए बेटा, उस मशीन की वाकई में वो कॉस्ट आ जाए जो यूज हो सके किसके लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, कि डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे। पक्का? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? देखिए बेटे क्या कहते हैं, पता ना बेटे परचेज प्राइस कितना मशीन का? लेट्स से मशीन का परचेज प्राइस है कितना बेटा, 1 लाख। कितना बच्चे? मशीन का परचेज प्राइस है बेटा 1 लाख। लाने में आपका कितना भाड़ा लगा है? वो लगा 30,000, है ना। उसके बाद क्या कहता है बेटा आपसे? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा बेटे कितना बचे, 20,000। कितना? तो बेटे मुझे वाकई में क्या कॉस्ट पड़ी है? एक लाख 50,000, है ना। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए मशीन, मुझे पता है कि मैं आज बेच सकता हूं मशीन कितने की बेटा, मुझे पता है मैं मशीन बेच सकता हूं कितने की, 170 की। कितने की? तो आपको तब भी मशीन को किस पे दिखाना है? कॉस्ट पे दिखाना है बेटा, 1.5 लाख पे दिखाना है बच्चे। पक्का? उससे ऊपर नहीं जाना है। पक्का? और डेब भी चार्ज करना बेटा किसके ऊपर बच्चे, इस 1.5 लाख के ऊपर ही, इस 1,50,000 के ऊपर ही। कोई दिक्कत परेशानी आई बात समझ में? तो क्या कहेंगे बेटा बताना। सेलिंग वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है? क्या कहोगे बेटा? machine will be shown machine will be shown in balance sheet at rupees 1,50,000, at rupees 1,50,000। हाँ जी, क्लियर है लाइव वाले स्टूडेंट? प्लीज मुझे बताइए, कोई दिक्कत परेशानी, कोई रिवॉर्ड नहीं आ रहा बेटा आप लोगों का? आप लोगों के लिए बच्चे कोई दिक्कत? झूठ नहीं बोलना है मैंने, पक्का ना? हाँ जी। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटे, क्या बच्चे, मशीन शो होगी बेटे बैलेंस शीट में कितने बेटे, 1,50,000 पे, नॉट एट, क्या, या फिर इग्नोरिंग रुपीज 1,70,000। पक्का? और डैब भी कितने पे चार्ज होगा बेटा आपका, 1,50,000 पे, 1,50,000 पे। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? चलें? अच्छा, तो ये बेटा कुछ बेसिक से कंसेप्ट है आपका बेटा, कॉस्ट कंसेप्ट। अब बात आती है किसकी बेटा, किस सोचे, रिलेशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। बिल्कुल आसान तरीके से समझिए बेटा, क्या कि ये बताइए, बचपन में
आपने जब माल बेचा था बेटा, गुड सोल्ड करते थे आप, तो क्या आप नगदी बेचते थे? क्या उधार नहीं बेचते थे? क्या आप अपने कस्टमर्स को उधार सामान बेचते थे? यस और नो? यस। तो हम ये कहते हैं कि भाई देखो, जब माल नगद बिकता है तब तो सबको दिखता है कि भाई पैसा आ रहा है बेटे, तो रेवेन्यू, हमें रेवेन्यू बुक करना चाहिए, हमें अपना रेवेन्यू दिखाना चाहिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बट बात ये आ रही है कि जब हम माल उधार बेच रहे हैं बेटे, कब बेच रहे हैं? जब हम माल उधार बेच रहे हैं, तो जब माल उधार बेचा जा रहा है तो क्या वो भी हम रेवेन्यू बुक करें या ना करें? द आंसर इज यस, उसको भी रेवेन्यू बुक कीजिए। कैश के आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश अभी आ रहा है या बाद में आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रेवेन्यू तब बुक करना चाहिए जब आपने उसके लिए क्या कर दिया बेटा? सर्विसेज दे दी हो, जब आपने उस रेवेन्यू को क्या कर लिया बेटा? अर्न कर लिया हो, जब आपने उसे अर्न कर लिया हो। पक्का? हाँ बोल दीजिए। तो क्या कहते हैं बेटा? रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कहते हैं रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज अर्न। जब आपको रेवेन्यू तब बुक करना है जब आपने उसे क्या कर लिया हो? अर्न कर लिया हो। अपने दिल पर आता कि बताइए नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अर्न? ध्यान से सुनना, बताना बात सही है नहीं है बेटा। आप लोगों ने आईजीपी को फी दे दी है ना? आईजीपी को फी दे दी, क्या आईजीपी ने आपको अपनी सर्विस दे दी पूरी? अभी नहीं दी है बेटा। तो क्या मैं कहता हूं, आईजीपी को क्या हो चुका है बेटा? पैसा तो रिसीव हो चुका है, कैश इज रिसीव्ड, बट क्योंकि हमने अभी तक आपको सर्विसेज नहीं दी है पूरी बेटा, कोर्स आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, तो हमने वो पैसा अभी तक कमाया नहीं है। इट इज नॉट येट अर्नड, अभी तक वो पैसा कमाया नहीं गया है। बात समझ में आती है? हाँ बोल दीजिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा बेटे, क्या बच्चे? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड अर्नड। जब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? जब मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं तो इसका मतलब वो पैसा मैं कमा रहा हूं, अर्न कर रहा हूं, तो मुझे रेवेन्यू बुक करना चाहिए। तब नहीं जब मेरी जेब में पैसा आया है। जेब में पैसा तो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, मगर रेवेन्यू आपको कब बुक करना है? अपनी इनकम कब बुक करनी है? तब जब आपने क्या कर लिया बेटा? सर्विसेज दे दिए बेटा। तब आप कहोगे सर ये बताओ, फिर जब आपको पैसा मिला था तब आपने क्या कुछ कोई एंट्री नहीं की होगी बेटा एंट्री, और महसूस करना इस बात को, मजा आएगा आपको। जब मुझे आपसे फीस मिली होगी, जब हमें आपसे फीस मिली होगी, तो हमने जो एंट्री की होगी उसको अपना रेवेन्यू नहीं माना होगा, हमने उसे माना होगा बेटा क्या? आपका अपनी लायबिलिटी, वो मेरी अनअर्न्ड इनकम है, यानी कि वो मेरी वो इनकम है जो अभी तक मैंने कमाई नहीं है बट मुझे एडवांस में मिल गई है। तो रेवेन्यू आपको कब रिकॉग्नाइज करना है? बताइए बेटा। हाँ जी, लाइव वाले बच्चों नालायक को कुछ बोल दो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। हाँ जी, क्या कहोगे? जी, रेवेन्यू आपको तब रिकॉग्नाइज करना है जब आपने उसे क्या कर लिया बेटा? ऑन कर लिया हो, व्हेन इट इज अर्न्ड। पक्का? हाँ बोल दीजिए जी। तो लिखिए फटाफट से बेटे, क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। देखो कितनी प्यारी बात बोली, एग्जांपल पढ़ो। कहते हैं इफ अ कंपनी सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज, कितने का बेटा? 1,00,000 का, देन द सेल इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली इवन इफ द कैश विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 months। कहते हैं बेशक हमें पैसा कब मिलेगा बच्चे? 2 महीने बाद जाके मिलेगा, तब भी बेटा हम क्या करेंगे बच्चे? सेल्स बुक कर लेंगे। कब? तुरंत। बेशक पैसा कब मिले बेटा? हमें 2 महीने बाद जाके मिलेगा। सेल। पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आती है? हाँ बोल दो नालायक को। बहुत बढ़िया, शाबाश। रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोल दीजिए, या रियलाइजेशन कंसेप्ट बोल दीजिए, बात ही की। लिखिए बेटा। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज, क्या बच्चे? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड, व्हेन इट इज ऑन। मतलब क्या बेटा? आपने कमा लिया, कमा लिया मतलब क्या हो गया बेटा? सर्विसेज दे दी नहीं दी? सर्विसेज दे दी हैं। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ
इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश। सही बात है ना जी। जैसे क्या कह रहे हो आप बेटा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट is recognized as sales immediately is recognized as sales कैसे बेटे, immediately even if the money is received after कैसे बेटा, 4 months, 5 months, 6 months। पक्का? तो हम सेल्स तुरंत बुक कर लेते हैं बेटे, यस और नो? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? लाइव वाले स्टूडेंट्स प्लीज बताइए बच्चे, एम आई क्लियर टू यू? बात समझ में आ रही है नालायक को, नहीं आ रही है? रट तो नहीं रहे किसी चीज को? हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा। तो आई होप यहां तक की चर्चा आपको समझ में आई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? पक्का? अभी आपकी एक और क्लास है, हाँ, तो वो क्लास बेटा आपकी स्टार्ट होगी विद इन 5 मिनट्स बेटा। ठीक, मैं इससे आगे की चर्चा कब करूंगा आपके साथ? हाँ नेक्स्ट क्लास। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सारे कंसेप्ट क्लियर है बेटा? मुझे बताना फटाफट से सारे कंसेप्ट क्या कहते हैं, जिस्ट बताओ फटाफट से बेटा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहते हैं? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग। अकाउंटिंग किसकी होगी? बिजनेस की होगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, आपसे बच्चे बताना। मनी मेजरमेंट कहता है कि आपको सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉन मॉनेटरी को हम अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि बिजनेस कल ही बंद हो जाएगा या बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा? बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा बच्चे, फाइन। फिर बात आती है बेटे किसकी? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जो बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा, इस लाइफ को हमने क्या किया बेटा? शॉर्टर शॉर्टर, छोटे छोटे, स्मॉलर स्मॉलर पीरियड से बांटा हुआ, जिसे प्यार से आप क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बेटा। और अकाउंटिंग पीरियड दो तरह के हो सकते हैं, तो कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। पक्का? फिर आपने एक बात और बताई बेटे, क्या बच्चे? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बाद आपने कहा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है बच्चे आपसे? डुअल एस्पेक्ट कहता है बेटे क्या, कि भाई हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है, वन इज डेबिट और अदर इज क्रेडिट। और यही वजह है कि हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती है इसकी वजह से? इक्वल होती है। फिर बात आई बेटे किसकी बच्चे? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि भाई असर को दिखाना है उस वैल्यू पर जिस वैल्यू पर आपने उसको रेडी फॉर यूज बनाया है बच्चे, या जो आपने अमाउंट स्पेंड किया उसको एक्वायर करने में, राइट जी। और उसी को यूज करना है डेब्ट चार्ज करने के लिए भी, ना कि सेल्स वैल्यू को, रिलायजेबल वैल्यू को। फिर बात आई लास्ट कौन सी बेटा? रिलेशन कंसेप्ट। जो क्या कहता है बेटा आपसे? जो ये कहता है आपसे कि भाई आपको क्या करना चाहिए? आपको रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए व्हेन इट इज अर्न्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ कैश, कि पैसा कब आया और पैसा कब गया। इसको बिना ध्यान में रखे हुए बेटा आपको क्या करना चाहिए बच्चे? आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए तब जब आपने उसे क्या किया बेटा? अर्न कर लिया है। हाँ बोल दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लो ऑफ कैश। आई होप बात समझ में आती होगी। पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बेटा इससे आगे की चर्चा कब होगी आप लोगों के साथ? नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम मिलेंगे मंडे आप लोगों से, फाइन। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो प्लीज हमारी यूट्यूब वाले स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।